फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आप सुन रहे हो सुपर लेडी अनिका की कहानी एपिसोड 1793 से लेकर 1795 तक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर कर जरूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। वहाँ पर अनिका आज रात की तैयारी में थी तो रोहित मारवा भी और भूमि भी काफ़ी अपने मन में कुछ सोच रहे थे। रोहित मारवा मारवा हाउस की तरफ आते हुए गाड़ी में सोच रहा था कि मुझे इस विषय के बारे में अनिका से बात करनी है चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनिका पहले से ही काफ़ी परेशान है। अगर मैं इस विषय में अभी उससे बात करता हूँ तो अनिका और परेशान हो जाएगी, इसलिए मुझे धीरज से काम लेना हुआ। तभी रोहित मारवा की गाड़ी मारवा हाउस के बाहर रुकती है और रोहित मारवा अपनी गाड़ी से अपना लैपटॉप और अपना फ़ोन लेकर जल्दी से अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जहाँ एक तरफ ये चल रहा था तो सानियाल बंगले में आनंद सानियाल और लक्ष्य सानियाल दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उनका मेड आकर दोनों को डिनर सर्व करता है और चला जाता है। कुछ ही देर बाद लक्ष्य सानियाल की माँ वहाँ पर आ जाती है और तुम दोनों को कुछ ज़रूरी बातें करनी होगी, क्योंकि उन दोनों की आंखों के इशारे से और कुछ ऐसे उसे लग रहा था कि इनका कोई पर्सनल बात करनी है, इसलिए वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तुम दोनों बातें करो, मैं खाने वाले मेड को देखती हूँ कि अंदर और क्या कुछ पका रहा है। तभी वो दोनों भाइयों को एक साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ा रहस्य तुम ही दोनों के पास है। ये सोचते हुए वह आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। किसी को भनक ना होने दे पाए, तुम दोनों के सिर्फ अपने होठों तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसकी नज़र बस दोनों भाइयों के फेस पर ही थी। जाते हुए वह पीछे बार बार मुड़ कर देख रही थी, लेकिन उन दोनों की आवाज़ उन्हें उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर एक पल रुक कर मुस्कुरा कर आगे कहती है, तुम अपनी बातें अच्छे से कर सको इसलिए मैं तुम दोनों से अपने आप को ही दूर कर लेती हूँ जब मुझे लगता है। फिर उसके फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ और ज़रूरी काम आपस में बातें करते हैं, सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ दोनों भाई बचते हैं। लक्ष्य अपने बड़े भाई की तरफ मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखता है। उसका भाई भी लक्ष्य की तरफ देखता है। आनंद लक्ष्य के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की बात को आसानी से समझ पाता है। लक्ष्य के कहने का मतलब था कि वह आनंद सानियाल के यहाँ आने की मुख्य वजह जानना चाहता है। अब ब्रेड का एक टुकड़ा अपने पास से तोड़कर अपने डॉगी की तरफ फेंक देता है। आनंद सानियाल भी बदले में मुस्कुरा देता है और अपनी बाइट को फिनिश करता है और तभी लक्ष्य भी अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। वे दोनों आपस में मन ही मन कुछ गुनगुना रहे थे और उनके लिप्स तक उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि मैं ही पहले स्टार्ट करता हूँ। आनंद सानीवाल लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो और अब मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द शादी कर लो और एक अच्छे पति बनकर भी मुझे दिखाओ। ये कहते कहते फिर रुक जाता है और लगातार आनंद की तरफ देखने लग जाता है। फिर एक पल के बाद दोबारा से मुस्कुराते हुए खाना स्टार्ट कर देता है। अब आनंद सानियाल आगे कहता है, जिस काम में लगे हुए उसने जिंदगी और मौत का कोई भी भरोसा नहीं होता। तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। अपने और श्वेता के रिश्ते के बारे में एक बार दोबारा सोच लो। बिना सोचे समझे मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बस मैं अपने फ़ायदे और तुम्हारे फ़ायदे के बारे में ही तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वह ऐसी लड़की है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है,
तो वह तुम्हारा हर सच जानने के अधिकारी भी है। तुम उसे अपने बारे में हर छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़ें उसे बता सकते हो। कुछ पलों के लिए वह खामोश हो जाता है। लक्ष्य अपने खाने को बीच में ही रोककर आनंद की तरफ देखता है और आनंद एक बार फिर से कहना स्टार्ट कर देता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा सच जानने के बाद वह एक बार तो तुम्हें ना करेगी, लेकिन वो तुमसे अगर प्यार करती है तो सब कुछ भूल कर वो तुमसे शादी जरूर करेगी। तुम दोनों जल्द से जल्द बंधन में बन जाओ। फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करो और ये सच उसे बता दो। आजकल के बच्चों को शादी की जिम्मेदारी उनके बड़ों के लिए जिम्मेदारी रह गई है, क्योंकि वह अपने फैसले खुद ही लेने लग गए हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, तुम्हें एक बार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आनंद की बात पर लक्ष्य की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वह कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ भैया, आप यहाँ इन सब बातों को करके मेरा हौसला अफजाई करने आए हैं, पर आप बता देता हूँ मुझे कि मैं फ़िलहाल उससे शादी नहीं करना चाहता। बस उसे जो मुझे चाहिए बस वही मैं हासिल करने के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर अपना खाना स्टार्ट कर देता है। लक्ष्य के सवाल पर आनंद सिर्फ मुस्कुराता रहता है, अपनी निगाहें नीचे करके आगे खाने पर ध्यान देता है। लक्ष्य को देखता है कि आनंद इसका जवाब नहीं देने वाला, तो वह आनंद की ओर दूसरा सवाल ताकता है, अच्छी बात है, अगर आप नहीं बताना चाहते कि कोई बात नहीं। आप ऐसा क्यों लगता है कि श्वेता को डिसीजन लेने के लिए मेरा सच जानना ज़रूरी है? इसके साथ साथ ही ज़रूरी बात यह है कि अचानक से इतनी जल्दी मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करूं। अभी तक तो मैं उसे प्यार को अपने और श्वेता के प्यार के परवाने उस पर चढ़ाने पर जोर दे रहा था। फिर कुछ पलों के लिए डाइनिंग हॉल में यूं ही खामोशी छाई जाती है। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ कांटे की और छुरी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ देर बाद आनंद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आगे कहता है, तुम और मैं दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि श्वेता के रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाने की मुख्य वजह अनिका ही है। अब इस विषय पर इन दोनों का आपस में सही सही क्या और कितना ताल्लुक है, यह तय कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनिका की मेरे बारे में जो गलत धारणा है, उसी का असर तुम दोनों के रिश्ते पर पड़ रहा है। चाहे श्वेता अभी तक इस बारे में नहीं जानती हो और उसे अभी तक पता भी ना हो, फिर भी एक पल रुककर वह दोबारा से कहना स्टार्ट करता है, इसमें अनिका की कोई गलती नहीं है। वह जो देखती है उसी पर विश्वास करेगी। जब तक वह मामले की तहकीकात तक पहुंचेगी तो उसे सच और झूठ के बारे में पता चल जाएगा। तब तक तुम दोनों का रिश्ते काफ़ी दूर तक रह जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के दिलों से काफ़ी दूर हो जाओगे। इसलिए ये सब मैं नहीं चाहता। और सच जानने में उसे कितना वक्त लगेगा ये मैं खुद नहीं जानता। फिर वह चुप हो जाता है। लक्ष्य कहता है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि कितना और वक्त लगेगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। लक्ष्य की इस बात पर आनंद बिना रुके झट से जवाब देता है, लेकिन मुझे जल्दबाजी है, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था ना, जिंदगी और मौत के बीच में खेलने वाले लोगों को अगले पल का भरोसा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है काम को जल्द से जल्द पूरा करो, उन्हें ठीक वक्त पर करो, बेहतर होगा। अब लक्ष्य कहता है कि तो फौजी की ज़िंदगी का मीठा सच है, अगर मेरे हिस्से में कुछ ऐसे लिखा होगा तो मैं अपने हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लूँगा। श्वेता की ज़िंदगी को ख़राब क्यों करूँगा? आनंद कहता है, मेरे जीते जी तुम्हारा कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। मौत हो के बाद तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये तुम्हारी हार नहीं है, ये बल्कि मेरी हार होगी। जीते जी मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। बस यही सोचकर मैं इसलिए ही तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द उसे अपने प्यार के जंगल में फांस कर जल्द से जल्द शादी कर लो। अगर एक बार तुम्हारी शादी हो गई
उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में ही होगा। जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब आनंद की बात पूरी हो चुकी थी। अब आनंद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। आनंद के खड़े होते ही लक्ष्य भी अपने चेहरे से आए हुए भाव को छुपा लेता है। आनंद जानने से पहले ही आखिरी बात उसे ताक कर जाता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो जाकर अपने बारे में अनिका से बात करो और उसे भरोसा दिलाओ। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें बस खतरों से इसलिए खेला गया है कि तुम्हारी मौत या फिर तुम पर खतरा बना, तब तुमने किसी का सामना किया है। उसे श्वेता की बजाय अपने आप की अच्छाई तुम अनिका को दिखाओगे तो तुम्हारे लिए सबसे पहले बेनिफिट होगा। ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताई थी। आनंद उसे कहकर चुप हो जाता है और फिर हिदायत देते हुए कहता है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। लगाने लग जाता है। फिर अपनी बात को आगे स्टार्ट करता है। तुम उसके सामने खुद को और मुझे एक दूसरे को अलग दिखाओ। इसके बाद हिदायत देते हुए आगे कहता है, हाँ ख्याल रहे उससे मेरी टू करेक्टर के बारे में कभी भी जिक्र मत करना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम अपने मिशन के साथ साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करो। इसके बाद आनंद सानीवाल वहाँ से चला जाता है और लक्ष्य अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। वह उसे जाते हुए देखता रहता है। आज आनंद का व्यवहार काफ़ी अलग रहा और दोनों भाइयों की तरह ही मिलने का ये आज का जो उन दोनों का मिलने का हाव भाव था काफ़ी अलग था। आज उसने उसके प्यार के पीछे का उसके गुस्से को भी देख लिया। लक्ष्य एक बार तो घबरा गया, फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए आराम से खड़ा रहता है। दूसरी तरफ कुटिल भास्कर और भूमि उनके साथ अब अर्जुन भी आ चुका था, उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि अर्जुन वहाँ पर किसी के साथ आया था। तो उन्होंने जब कुटिल और भूमि को देखा तो उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। वो उनके पास आता है, अगर तुम दोनों को कोई तकलीफ ना हो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। भूमि हंसने लग जाती है और हाँ में सिर हिला देती है। फिर वो कुटिल भास्कर की तरफ देखता है, कुटिल भास्कर भी उसे बैठने का इस इशारा करता है क्योंकि भूमि और कुटिल आगे डिस्कशन कर रहे थे कि आगे किस तरह बढ़ना होगा। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई हथियार है तो तुम मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास कोई हथियार है। फिर भूमि जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना आई कार्ड दिखाती है और उस दूसरे पुलिसमैन को दिखाती है और कहती है कि वैसे भी ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में तुम कौन हो मुझे बताओ जल्द से जल्द, क्योंकि तुम मेरे अंडर में नहीं आते। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर कुटिल भास्कर और अर्जुन उसके पीछे भाग पड़ते हैं। तभी उस पुलिस वाला एक गाड़ी के पास जाता है, वहाँ पर पहले से ही काफ़ी पुलिस वाले बैठे हुए थे। वो उनसे कुछ कहता है और जल्दी से वो अपनी पूरी फोर्स लेकर उस तरफ बढ़ जाते हैं जिस तरफ से वो पुलिस वाला भाग कर आ रहा था। अब वो पुलिस वाला भी उनके साथ मिल जाता है और वहाँ पर सारे के सारे पहुँच जाते हैं। अपने हथियारों के साथ उन तीनों को वहाँ पर खड़ा करने के लिए बोलते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, अपने हाथ ऊपर कर लो, हैंड जो हथियारों की जो तुम्हारे पास है उसे नीचे डाल दो। भूमि, अर्जुन सिंह और कुटिल तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं पास में खड़ा समुख भी नजारा देख रहा था। पुलिस की चेतावनी सुनकर तीनों अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तभी भूमि उस पुलिस ऑफिसर से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्या तुम बता सकते हो हमारा इस तरह से रास्ता रोकने का तुम्हारा क्या मतलब है और हमें ऐसे हथियार डालने के लिए तुम बोल रहे हो। पुलिस ऑफिसर जवाब देता है, गलतफहमी यंग लेडी आपको हुई है क्योंकि आप मेरे एरिया में आई है और काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ तुम एक लड़की दो लड़कों से बातें कर रही है काफ़ी देर से, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। भूमि कुछ बोलने वाली थी, तभी वह पुलिस ऑफिसर अपना एक हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। इसके बाद वह ऑफिसर अपने हथियार को संभालते हुए आगे कहता है, इस वक्त जिस तरह तुम सभी यहाँ हमारे हथियारों के सामने खड़े हो उसका सीधा मतलब यह है कि तुम तीनों हिरासत में लिए गए हो। अब बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। ऐसा कहकर वह पुलिस ऑफिसर उन तीनों को
पलटकर अपने साथ चलने का इशारा करता है। सभी सम्मुख और आगे जाते हैं। इंस्पेक्टर को रोकते हुए कहता है, हेलो ऑफिसर। मैं इससे पहले सम्मुख अपना इंट्रोडक्शन देता, उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और कहता है, आपको अपना परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सम्मुख, आपको कौन हो नहीं हो जानता। आपने व्यवहार और सद्व्यवहार दोनों के बारे में काफ़ी फेमस हो। कहिए, अचानक ऐसी जगह आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? वैसे इस वक्त मैं एक बहुत ज़रूरी मिशन पर हूँ, इसलिए मैं पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो आपको कहना है जल्दी जल्दी कहो। ऑफिसर ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि सम्मुख उसके पकड़े 3 अपराधियों के बारे में ही बात करने वाला है। उसे लगा कि शायद सम्मुख को उसकी अचानक न की कोई ज़रूरत पड़ गई होगी। अब सम्मुख कहता है, क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ? प्लीज़। सम्मुख एक जानी-मानी हस्ती था। उसकी बात टालने का ऑफिसर को ठीक नहीं लगा। इसलिए वह सम्मुख को पूछता है, क्या अभी? सम्मुख बदले में अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। हिलाकर जवाब देता है, हाँ अभी। इसके बाद वह ऑफिसर सम्मुख के साथ एक और चला जाता है। सम्मुख कहता है, क्या मैं जानना सकता हूँ कि मामला क्या है? आप इस तरह इन तीनों को बंदी बनाकर क्यों लेकर जा रहे हो? फिर ऑफिसर सोचता है, अपने मन में ही सोचता है कि वो इन तीनों के प्रति अपने आप को क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इस केस में इतनी रुचि क्यों ले रहा है। लेकिन फिर भी वह बात को आगे बढ़ाते हुए सम्मुख से कहता है, आपकी बात टालना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी बताने से पहले आपसे ज़रूरी पूछना चाहता हूँ कि आपकी इस मामले में क्या दिलचस्पी है। इस पर सम्मुख कहता है कि इसमें से एक मेरी पुरानी दोस्त है और वह इंडिया पुलिस की ऑफिसर भी है। उसकी काबिलियत तो ईमानदारी सब जगह फैली हुई है और वह स्पेशल एजेंट भी है। सॉरी फ्रेंड्स, अभी बिजी हूँ तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।